थाईलैंड। सिकंदर और उसकी टीम थाईलैंड एयरपोर्ट से आइलेट चले गए थे। पूरा टाइम जेम्स बस उस सर्जरी की ही इंफॉर्मेशन निकाल रहा था। वो गुस्सा तो था, पर उसे एक ऐसी आदत थी कि वो अगर एक बार किसी चीज के पीछे पड़ जाए या उसे कुछ अलग नजर आए तो वो उसको कंप्लीट किए बगैर नहीं रहता था। इसका एग्जाम्पल खुद सिकंदर ने लाखों बार देखा था। जब भी जेम्स किसी नए टॉपिक पर काम करता या किसी नए इलाज बीमारी के बारे में सुनता तो वो खुद उस बात की जड़ तक जाकर हर तरफ से ये देखता था क्या किया जा सकता था। पूरे टाइम जेम्स ने प्लेन में भी अपने सामने पड़े खाने को ही क्या पानी तक को हाथ नहीं लगाया था। सिकंदर खुद से वाह भाई किसी वर्कोहॉलिक से पाला पड़ गया है, जिसे काम करते हुए खाने तक की याद नहीं रहती है। ऐसे कितनी बार हुआ, रात भर जागने के बाद उसने अपना काम पूरा किया था, उसके साथ उसकी टीम की भी वही हालत हो जाती थी। वो लोग ना भी कर नहीं पाते थे और हाँ भी नहीं करे तो क्या, अपने डॉक्टर के आगे वो भी नतमस्तक हो गए थे। पर काम के प्रति जेम्स को बहुत लगाव था, फिर वो थका हुआ कितना भी हो या कुछ भी, फिर भी वो केस लेकर सोल्व करता ही था। पैसों की तो जरा सी लालच नहीं थी, क्योंकि उनके पास उसकी कमी कहाँ थी। वो लोग तो पैदा ही एक रिच फैमिली में हुए थे, सबके सब डॉक्टर भी अंडरस्को, वो भी एक से बका एक। वही ओब्रॉय परिवार का प्लेन तो जर्मनी ना जाकर वो लोग थाईलैंड के लिए निकल गए थे। पर उन सब में उनको यही चिंता थी, वो ये डॉक्टर इलाज करेगा भी या नहीं। पर बिजनेस में इतने अहिन रेबने के बाद रमेश ओब्रॉय जानते थे काम कैसे करवाना है या करवा कर लेना है। पर कहते भाई ना कभी सबको अपनी टक्कर का मिल ही जाता है, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। अब ऐसा ही रमेश ओब्रॉय के साथ पहली बार हुआ था। किसी ने उनके नाम और रुतबा को जानकर भी पहली बार ना कहा था। चलते हैं आगे अंडरस्को, ये सब देखने में मजा आएगा। थाईलैंड एयरपोर्ट के बाहर इन लोगों के लिए उनके ही कुछ लोग रिसीव करने आए थे। शायद बिजनेस वर्ल्ड के होंगे या अंडरस्को उनके दोस्त या उनके कंपनी में काम करने वाले भी होंगे। सिकंदर अपने आगे हो रहे बदलाव को देखकर फ्लैशबैक अंडरस्को में जा चुका था। 2 घंटे पहले का अंडरस्को। जेम्स का भाई दोनों भी बैठे बातें कर ही रहे थे कि दोनों की बातें बाहर से आए सिकंदर की वजह से वो बातें बीच में ही रह गई थी। रेम्स जेम्स से दोनों भाइयों में अंडरस्को दोनों में भी करीब आधे घंटे से बातें चल रही थी। वो रिपोर्ट की अपने भाई के साथ डिस्कस करने के बाद भी वो मानने के लिए रेडी नहीं था। वही जेम्स बाहर निकलकर भी उन लोगों से मिलने के लिए रेडी नहीं था। रेम्स उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर अंडरस्को नहीं जिम ये मत करो, पता है ना डॉक्टर एक पेशेंट के लिए भगवान की तरह रहता है, तो ये सब मत करो। अगर तुम नहीं हैंडल करना नहीं चाहते तो हम देख लेंगे, बस जो भी है हमें समझाओ अंडरस्को, और बाहर जाते हुए मैं जाओ या तुम जाते हो। जेम्स गुस्से से अंडरस्को भाई बस ये आखिरी बार होगा, आपके कहने पर मैं उन लोगों से मिलने जाऊंगा, पर ये मत सोचना कि उन लोगों की हेल्प मैं करूंगा ही। जो बातों से ही इतना पैसों का रोब दिखाते हैं वो सामने कैसे होगे, इससे अच्छा वो जो भी हो बचे ही ना। ये कहा जेम्स ने कहा तो रेम्स ने उसे टोका। रेम्स नहीं ऐसा मत कहो, इतनी सीरियस केस होने पर भी तुम ये सब क्या बोल रहे हो। सिकंदर सबके सामने खड़ा होकर थोड़ी देर पहले का ओपिनियन याद कर रहा था अपने बॉस का। उसके बाद जो उनको इन्फॉर्मेशन मिली उस हिसाब से ये लोग निकलकर ये लोग पहले होटल गए थे। वहां बातचीत होने पर इन लोगों ने सारी जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी। वही रमेश ओब्रॉय भी शौकत थे, ये इतना छोटा सा लड़का उनके पोते जितना ही होगा, पर ये इतना काबिल, वो भी बस देखते ही रह गए थे। वही आइलैंड पर ही थोड़े बहुत ही लोग बचे थे। सारे लोगों की दमछाक लगी हुई थी क्योंकि आज जेम्स वहां आया हुआ था। सारे लेडी स्टाफ एक साइड किया गया था। जहां से जेम्स आया था वहां लेडीज ही नहीं अनेक रही थी, ना कोई फीमेल सर्वेंट या फीमेल पेशेंट को भी वो ट्रीटमेंट नहीं देता था। बस जब भी बहुत इमरजेंसी हो तभी वो ट्रीटमेंट करता था, वो भी अपने साथ काम कर रहे स्टाफ के थ्रू। अंडरस्को उसकी इन सब बातों की वजह किसी को भी नहीं पता थी। सब बस यही जानते थे जब भी इस फैमिली का सबसे छोटा बेटा आता तब वो जाने तक फीमेल स्टाफ को हॉलिडे पर भेजा जाता था। ये बात बहुत अलग सी आदत थी जिसे सुनकर सबका मुंह बन जाता था। एक नर्स चेंजिंग रूम से बाहर निकलकर दूसरी से क्या फायदा इतना हैंडसम होने का उनका, जो उसे कोई देखे ही ना। यार हैंडसम खूबसूरत हो तो उन्हें कोई देखने वाला भी होना चाहिए ना। और मुंह सिकुड़ लिया। उन्हें इसी बात की खंत थी, इतना हैंडसम होने के बाद भी वो लोग उस वर्ल्ड फेमस डॉक्टर को पास से आज तक नहीं देख पाई थी। तीनों भी भाई बहन दिखने में एक जैसे ही थे, पर उन्हें डॉक्टर जेम्स की तरह ऐसी अजीब सी आदत नहीं थी। सिंटर ने सारा एरिया खाली करवाया जहां जेम्स का काम पने वाला था। वहां से भी जो भी पेशेंट थे खासकर फीमेल उनको हटाया गया था।
डॉक्टर को ईमेल मिलने के बाद ये बात नहीं पता थी कि वो पेशेंट फीमेल है या मेल। आज तक ये बात दुनिया से छुपी हुई थी। जेम्स के साथ या पास लड़कियां नहीं दिखाई देती है, बस अपनी सिस्टर, मोम, डैड और कजन को छोड़कर वो सबसे दूर ही रहता था। पता नहीं क्या होगा जब ये डॉक्टर अपने सामने फीमेल पेशेंट को देखकर क्या करेगा। सारी तैयारी हो चुकी थी। वही जेम्स, सिकंदर सर, क्या वो लोग नहीं आए हैं? मैं इंतजार कर रहा हूँ उनका। जो लोग इतनी बड़ी फैमिली से होने के बाद भी लोगों से बात करने की तमीज नहीं है उनको। कहते हैं इंडिया की सबसे बड़ी और रिच फैमिली है। क्या ये लोग कंपनी में काम कर रहे वक्त से भी इसी तरह पेश आते हैं? उसने ये सवाल किया, तभी बाहर से एक बॉडीगार्ड्स अंदर आकर, सर वो लोग आ चुके हैं, वो आइलैंड पर आ गए हैं, वहाँ उनकी चेकिंग हो रही है। वही जेम्स स्माइल कर, कल हमें बहुत धमकाया था ना, अगर मैं आज उनको यहाँ से निकाल दूँ तो ये लोग किसी पेशेंट करके इनके पेशेंट की सर्जरी करवाएंगे अंडरस्को। क्या इनको ये भी एक व्यापार लगता है या बिजनेस? ये कहकर जेम्स बाहर की ओर चलने लगा था। सिकंदर अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने देखा यहाँ तो बोले गए वर्ल्ड का 1% भी सच क्या कुछ भी नहीं था। जब जेम्स ने देखा एक स्ट्रेचर पर किसी को लाया गया है, यही वो देखने के लिए आगे बढ़ गया था। अब मरीज को देखकर भी डॉक्टर का दिल ना पिघले, वो डॉक्टर कहा। जेम्स डस देखना चाहता था क्या हुआ है, पर वो जैसे जैसे आगे गया उसे खुली आंखें जो एकदम नीली थी, सूखे होठ, बालों को स्ट्रॉन्ग बांधा गया था। पूरे हरे गाउन में एक लड़की लेटी, वो भी उसे ही देख रही थी। जो डॉक्टर उन लोगों को भगाने की बात कर रहा था, वो पास जाकर उनका हालचाल लेने लगा था। ऊपर से एक और शौकत सबको मिला था। वो आज पहली बार वो फीमेल पेशेंट के पास खड़ा था। उसने आस्था की बात भी सुन ली थी, जो पहले आ रहे लोगों में इसे भी एक बॉडीगार्ड समझ बैठी थी, पर वो उसकी प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक पाई थी। और इसी चक्कर में ये भी भूल गई लड़कों को खूबसूरत नहीं, हैंडसम वर्ड यूज करते हैं, पर मुंह से निकल गए शब्द फिर वापस नहीं आते। ये बातें सिकंदर के साथ साथ ओबरॉय परिवार के हेड ने भी सुन ली थी। वही विश्वा भी शौकत था। जिस आहुति ओबरॉय और रमेश ओबरॉय के सामने बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग सामने आने से भी डरते हैं, वो लड़की बिना डर अंडरस्को कि ये सब बोल रही है, वो भी खुद की दादी और दादा ससुर के सामने। जेम्स तो आगे आ चुका था, उसने भी सुना और स्माइल कर, सच में मैं आपको खूबसूरत लगता हूँ, ये कहा। अब तो आस्था को एक पल लगा, वो बोली ही क्यों। सिकंदर भी ये सुनकर अपने फ्लैशबैक से बाहर आ गया था। ये सब सच है, सपना नहीं, और उसका ये डॉक्टर भी अंडरस्को बदल गया है। बोलना भी यही था, फिर खुद से क्या हुआ, बोला भी तो ये है तो एक बॉडीगार्ड ही। पर जब उसने रमेश ओबरॉय के मुंह से सुना इतना कम उम्र का डॉक्टर, सच में बड़ी काबिलियत की बात है। ये सुनते ही वो बार बार प्लीज झपकाए सामने खड़े लड़के को ही देखने लगी थी। रमेश ओबरॉय, आपके पेरेंट्स भी खुशनसीब है जो आपकी तरह उनकी औलाद है। वही जेम्स बस स्माइल कर सर हिला दिया था। फिर सबसे चलो जल्दी इन्हें वीआईपी रूम में शिफ्ट करा दो। सिकंदर खुद से पहली बार ये आदमी बदला है। ये सब कैसे? ये तो हमेशा 10 कदम की दूरी पर ही अनजान लोगों से दूर रहता है, पर ये तो खुद ही आगे चला गया है। अब आज इसके रोल वो घुस गया कहाँ है? वो कहाँ जानते थे? ये तो स्ट्रेचर पर लेटी लड़की की उनकी मोहक नीली आंखों का कमाल था, जिसने उसे अपनी ओर इंटरोगेट किया था। लेटी होने के बाद भी उसकी खूबसूरती कम नहीं हुई थी, थोड़ा सा मुरझाया जरूर था, पर वो तेज अब भी था, उसके फेस पर स्माइल भी। सिकंदर और कुछ कहता उससे पहले ही जेम्स की आवाज आई, जो मिस्टर ओबरॉय को विश तो कर रहा था, पर नजरें खूबसूरत लड़की पर ही थी जो लेटी हुई थी। आहुति जी ने उसकी नजरों का पीछा किया। वो देख कहाँ रहा था और बातों का सिलसिला कहाँ चल रहा था। उसकी मुंह से इतनी स्मूथ हिंदी सुनकर वो लोग भी शौकत होकर उसे ही देख रहे थे, जो बिना किसी गलती किए ही बोले जा रहा था। ना एक वर्ड भी हिंदी का गलत कहा था। वही आस्था की आंखें दर्द के कारण बंद होने लगी, पर वो थोड़ी थोड़ी देर में आंखें बंद करती और खोलती। अंडरस्को उसे जो 3 बार पेनकिलर का डोर दिया गया था, शायद उस वजह से वो अब तक ठीक थी, पर उसका असर कम होते ही उसकी फेस पर एक बार फिर दर्द की लकीरें आ गई थी। वही डॉक्टर का ध्यान तो बातों पर कम उस लड़की पर ज्यादा था। उसने जल्दी दी अलर्ट जोन का सिग्नल बजट दिया था और अंदर से 4 लोग आकर उसी स्ट्रेचर पर लड़की को लेकर चले गए थे। उनमें एम्स फैमिली के भी मेंबर जो ये देखकर शौकत थे। उनका बेटा खुद भी उस लड़की के साथ स्ट्रेचर का पीछा करते हुए अंदर की ओर जा रहा था। ये सब भी किसी चमत्कार से कम थोड़ी ना था। कल मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो साइन भी किया है। मैंने सोचा आपसे अपनी थोड़ी खुशी बांट लूं, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ और इसकी वजह आप सब है। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू। पॉकेट नोवेल एंड डियर रीडर्स।
आप सबका फिर एक बार दिल से शुक्रिया, प्लीज़ ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखे आपका। वैसे एक बात बताओ, यहाँ बहुत ज़्यादा हंगामा होने वाला है। कंफ्यूज मत होना आप सब, अंडरस्कोर जिसने भी स्टॉट से पढ़ा है वो अच्छे से समझेंगे सब करैक्टर। देखना बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होने वाला है ये सफ़र। पर आपको पता है ना, माइत्री के पिछली जिंदगी का भी ट्रैक लाना होगा, वो खुद का सपना भी तो जीना चाहेगी ना। यहाँ एक के साथ ही दो करैक्टर है, अंदर भी बाहर भी अंडरस्कोर। उसे वो दोनों भी देखने होंगे एक साथ सी, पर वो भी कम नहीं थी, उसका भी एक सस्पेंस है अंडरस्कोर। बस कुछ और एपिसोड तक अभी आस्था माइत्री का टशन देखने को मिलेगा, उसे ठीक होने दीजिए। उसके बाद ममता की भी एंट्री होने वाली है। और भी लोग हैं और भी करैक्टर है। ममता से जुड़ा हुआ भी पास्ट है माइत्री का, उसका रिवेज भी, जैसे कि वो कैसे मर गई, क्यों, जैसे कि माइत्री के लाइफ में भी और आस्था के भी अंडरस्कोर। तो प्लीज़ सपोर्ट, आगे बने रहिए, सब पता चलेगा। पर अब लगता है आपके कमेंट पक्का लग रहा है चेंज करना होगा। वैसे आप सब लोग क्या कहते हैं, ये इस एपिसोड के एंड में बता दीजिए। वैसे ही आगे होगा। वैसे ओबरॉय परिवार भी कम नहीं है, वहाँ भी बहुत करैक्टर है। और रेम्स परिवार भी उनकी ही टक्कर का है। देखने में मजा आएगा कैसे हैंडल करते हैं ये लोग आगे जो भी होने वाला है वो सब। इतने सपोर्ट के लिए थैंक यू। आते हैं स्टोरी पर। सिंगापुर। अरबाज खुद से, अगर मैम को पता चला सर ये सब करते हैं तो कभी कभी मुझे भी गुस्सा आता है इन पर, इन्हें क्या मिलता है। उनको धोखा देकर आज वो वहाँ है, पर यहाँ 3 दिन से सर पर आशिकी चढ़ी है। वैसे अच्छा हुआ ओबरॉय इंडस्ट्रीज की भागदौड़ निकल गई इनके हाथों से, और मैम भी अंडरस्कोर। इतनी खूबसूरत बीवी को ऐसे ही अकेले छोड़कर किसी और लड़कियों के साथ ये सब करते हैं। सच में इसके बाद वो कभी भी इनके पास आए ही ना। पहली बात उनकी भी गलती कहाँ थी, वो तो शादी करना नहीं चाहते थे, पर बड़े साहब और मैम ने क्या सोचकर इनकी शादी उनके साथ करा दी। पहले तो लगा था अच्छा हुआ है, पर सर का इस तरह का व्यवहार और दूसरी मैम का वो भी साथ रहती थी, पर अब तो वो अलग ही लग रही है, जैसे वो कोई और हो और ये कोई अलग ही पसंद, जो सबसे बातें भी करती है। और इतना बदल गई कि ना ही बड़ा देखती है ना छोटा, बस बोल जाती है। उस दिन का इंसिडेंट उसे फिर एक बार याद आया था, आज तक ये कभी नहीं हुआ था ओबरॉय मेंशन मेटर, ये पहली बार था। अरबाज अंडस को हर्ष के साथ पिछले 3 साल से था। वही उसको फोन आया था तो उसने बोलना शुरू कर दिया था। वही वो पेपर उसके हाथ में थे, पर वो खोलकर नहीं देख सकता था। उसने हिम्मत भी नहीं की, बस कॉल आई तो बताना शुरू कर दिया और बता दिया उसे जो भी पता था। वही हर्ष तो सोचने लगा ये दादाजी कच्चे खिलाड़ी नहीं है, मुझे बस ऊपरी दिखावे में छोड़ क्या। ये वो हो सकता है वो मुझ पर नजर रखे हुए थे, या पहले ही इन्हें सब पता तो नहीं था इसलिए ये सब कर गए, और मैं बेवकूफ़ इंसान सब अपना समझकर निकल आया। हर्ष की आंखें लाल थी और बंदी मुट्ठी और भी कसकर पकड़कर वो रखी एस्ट्रे ही तोड़ दी। शायद उसे पता था वो पेपर किसके थे। हर्ष को देख रही ईशा की तो सांसें अटक गई थी। उसने खुद को संभाल लिया और अपने कपड़े उठाकर लेकर वॉशरूम के अंदर चली गई। हर्ष ने फोन रखकर हाथों में जल रही सिगरेट को बाहर फेंक दिया और जोर से दीवार पर हाथ मारा। इतनी जोर की आवाज सुनाई दी कि अंदर गई ईशा भी कांप उठी थी। दूसरी तरफ महाराष्ट्र। वीरपाट महाजन परिवार अंडस्को। सुमित्रा महाजन आज भी माइत्री की मम्मी उसे याद कर रोती थी। उन्हें घर के अंदर जाते ही माइत्री का बचपना, वो गले लगकर बातें करना, उसका एक दिन भी ऐसा नहीं था वो अपनी मम्मी की हेल्प ना करे या किसी और की भी। उसे कुकिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। जब भी वो खाना बनाने लग जाती थी पूरा मोहल्ला ही उस समेल से पूछता था आज क्या बना है खाने में। सुमित्रा जी तो बहुत खुश होकर सबको बताती थी उनकी लाडली ने आज क्या बनाया है। उनको सच में गर्व महसूस होता था। ऐसी बेटी होने पर अंडस को बड़ी बेटी ऐसी तो नहीं थी। उसे घर के कामों से ज़्यादा मेकअप फैशनेबल रहना ज़्यादा पसंद था। उससे उलट माइत्री खूबसूरत बहुत थी, उसे मेकअप की ज़रूरत रहती थी ही नहीं। सबको उसकी वो नीली आंखें बहुत पसंद थी। जब वो पैदा हुई थी उस वक्त उसकी इन नीली आंखों को देखने के लिए पूरा वीरपाट गांव यहाँ आया था। वो सबकी कुतूहल का विषय बन गई थी। अंडस को ये पहली बार ऐसा देखा था कोई बच्चे की नीली आंखें थी। गांव में अगर ऐसी छोटी भी बात हो जाए तो अंडस को वो बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता था। इसलिए बचपन से ही ये लड़की सबकी नज़रों में थी। उसको सबका बहुत ही अटेंशन मिला था। उसके साथ हर कोई लड़की उसकी फेड्स बना चाहती थी। और उसकी एक खासियत भी थी, वो एक बार जो भी देखे उसे कभी भी भूल नहीं सकती थी। फिर वो रेसिपी हो, पाई या डांस, कुछ भी काम हो जो उसके बस का नहीं था।
माई3 कॉलेज में भी पढ़ाई में नंबर 1 पर थी। अंडरस्को उसमें सब कुछ सीखने में भी बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा थी। कॉलेज में भी वो ऐसी स्टूडेंट थी, उसका नाम हर किसी की ज़बान पर ही रहता था। इन सब में महाजन परिवार का ध्यान ममता पर कम और माई3 पर ज़्यादा हो गया था, जिस वजह से उसके दिल में माई3 के लिए जलन, गुस्सा भर गया था, जो उसने बचपन से अपने मन में दबा के रखा था। यह एक बात ऐसी होती थी जहां माई3 को अपनी फाइनेंशियल हिसाब से खर्चा करना कम पसंद था, काम भी करना पसंद था। अपनी माँ के साथ मिलकर काम करना, सबसे अच्छी बातें करते रहना, फेस पर हर बात पर एक क्यूट सा स्माइल। माँ किसी बात पर गुस्सा हो जाए तो उनको खाना बनाकर मना लेती थी। आज ये सब याद करते ही सुमित्रा जी को चाय बनाते बनाते ही रोना आ गया था। उनको आदत बन चुकी थी, माई3 जब भी वो किचन में कुछ बनाने लग जाती तो माई3 पीछे से उनको डराया करती थी या उनको पीछे से लिपट जाती थी। उसके बाद उनका हाथ पकड़कर बाहर कर खुद सब करती थी। सुमित्रा जी वही नीचे बैठकर रोने लगी थी। वो रोने लगी, ये हर बार होता था क्या? वो अब खुद बनाएगी और माई3 उनके नाम से चिल्लाकर अंदर आ जाए और उनको पुकार रही है। एक पल उनको ये भास भी हुआ और वो भागते हुए किचन से बाहर निकल गई। वही हॉल में बैठे लोग भी शॉक्ड होकर बस उनको ही देख रहे थे। माई3 के पापा भी उनके पीछे ही बाहर आ गए थे। ये तो 3 महीने से हो रहा था ये सब, वो भी हार चुके थे उनकी वाइफ को समझाते समझाते। अंडरस्को वही ममता तो पक चुकी थी ये सब देखकर। अंडरस्को मतलब जो भी बात ममता को पसंद नहीं थी वो सब माई3 को पसंद थी। पर मैथमी अपनी बहन को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी। वो अपने बहन का खुद को नज़रअंदाज करना, इग्नोर करना भी छोड़ देती थी। जब ममता ने पढ़ाई पूरी होने के बाद जब मुंबई जाने का हठहास किया था तब घरवालों की नामंजूरी थी, पर माई3 ने अपनी बहन के लिए पैरवी कर अपनी पेरेंट्स को मना लिया था और उसके बाद ममता मुंबई गई थी, पर इस गलत फहमी के साथ कि माई3 जो भी करती है जानबूझकर करती है। नसी तो इतने सारे कॉन्सिडनेस नहीं रहते, वो जो भी करती उन सब के लिए ये लोग मंजूरी दे देते हैं, तो उसके लिए ये क्यों ये लोग नहीं करते हैं? यही ममता के मन में बैठ गया था, इसलिए ही शायद वो माई3 को अपने दुश्मन मानने लगी थी। आज माई3 मुंबई वापस जाने वाली थी अपनी जॉब पर। उसे ये सब एक नोट की लगती थी। वो क्या अकेली थी क्या? वो भी तो उनकी ही बेटी है ना। वो गई तो क्या हुआ, वो तो है ना। आज भी ये लोग रो रहे थे। सुमित्रा जी का रो रो हाल बुरा था कर वही इग्नोर में इधर उधर देखते हुए ही माँ ने मुझे आवाज़ दी है, वो आ गई है। अभी मैंने सुना वो कॉलेज जाना चाहती है। ये कहते हुए उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बार बार वही दोहरा रही थी, माँ माँ वो अभी आई थी, देखिए ना वही है। ममता के पापा ने उनको झकझोरते कहा, अंडरस्को सुमित्रा सुमित्रा होश में आओ, वो अब हमें छोड़कर जा चुकी है। वही अंदर कई सारे मेहमान आ चुके थे, वो भी बाहर भागकर आकर खड़े हो गए थे। सब लोगों को उनकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। ये तो एक हफ्ते में 2-3 बार होता ही था। ऐसे ही वो बेहोश हो गई थी। जल्दी ही सब लोगों ने उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। अंदर बकबक कर रही ममता माथे पर हाथ रखकर, यार मम्मी को ये क्या करने की जरूरत थी? अब पूरे सारे 3 महीने हो चुके हैं फिर भी इनको याद आती ही है। कब तक चलेगा ये सब? हॉस्पिटल में करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर मिनल बाहर निकलकर, इतने लोगों को देखकर आप इतने लोगों की जरूरत नहीं है यहाँ। वो बस अभी भी उस दर्द से निकल नहीं पाई है, शायद वो उससे बहुत ही ज़्यादा अटैच थी। फिर सबकी ओर देखकर, आप बस 2 लोग ही यहाँ रहिए। और ममता के पापा की ओर देखकर, आप है ना मेरी केबिन में आइए, और आगे निकल गई अपने साथ वाली डॉक्टर से अंडरस्को बातें करती हुई। लड़क से लहम बेहद ही अटैचमेंट लगती है लड़की से, पर पता नहीं गई कहाँ है। सब लोग कहते हैं वो लड़की बड़ी खूबसूरत थी। उसी खुद की बहन ही कहती है वो किसी लड़के के साथ गई थी। अब उस जाने वाली को परवाह नहीं थी जाने से पहले, तो ये लोग क्यों इतने स्ट्रेस ले रहे हैं? हमें यही समझ नहीं आता, बेटियों को इतनी दूर भेजना ही क्यों? जो वो लोग इतना गलत कर जाते हैं। खूबसूरत भी इतनी थी तो पास ही रखना था उसे। अंडरस्को वही पीछे से चल रहे। ममता के पापा आंखों में आए आंसू साफ कर, इन लोगों को किसने ये हक दिया है वो लोग हमें और हमारी बेटियों को जज करे? क्योंकि ममता की बताई बातें पूरे गांव में फैल गई थी। जो पिछले से माई3 की समझदारी से खुश हुआ करते थे, वही आज ये सब बातें बोलने लगे थे। नहीं तो यही लोग जब वो पूरे 5 गांव में एक नंबर पर आई थी, वो भी 2 बार, तो उन लोगों ने उसे बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया था। बेटियां हो तो इनकी जैसी बोल, और आज वही गांव वाले उसको ही बुरा बताकर बातें करने लगे थे। ममता के पापा तो इतना तो जानते थे उनकी छोटी बेटी कैसी थी, पर ये सब इन लोगों को बताने से क्या होगा? हम कितने लोगों का मुंह बंद कर सकते हैं?
फिर खुद से अंडरस्को, अब नहीं उनकी आंखों में कुछ और भी झलक रहा था। शायद उन्होंने कुछ तो तय किया था, पर क्या ये तो वही बता सकते हैं। और केबिन के बाहर जाकर डोर पर नॉक किया, अंदर से कमिंग की आवाज आए और वो अंडरस्को। दूसरी तरफ थाईलैंड, यहाँ उतरते ही सारी नेचर की खूबसूरती देखकर ही दिल बाग बाग हो जाता था। सच में ये हॉस्पिटल कम पर होटल ही ज्यादा लगता था, वो भी लग्जरियस होटल। इसे बनाया भी तो रेमस परिवार ने, ऐसा हॉस्पिटल बनाया जो पूरे दुनिया भर में उसके जैसा एक ही था, और ये फैमिली भी। आइलैंड, डेजर्ट आइलैंड, बेहद ही खूबसूरत थी ये जगह, उसकी खूबसूरती नेचर एकदम अलग था। कहते हैं बीमारी कभी कभी नेचर के करीब रहने पर भी भाग जाती है। हमने पिछले एपिसोड में देखा था, उन सब से मिलते हुए ही जेम्स की आंखें आस्था के फेस पर ही थी। इतना खूबसूरत फेस पर स्ट्रक्चर पर कैसे क्या ये लोग इस लेडीज पेशेंट की बात कर रहे थे? पर ऐसी तो उम्र के 45 होना चाहिए, अभी क्यों? ऐसे कई सारे सवाल जेम्स खुद से कर रहा था। वही बाकी लोग जैसे सिकंदर और उसकी सारी टीम और जेम्स के घर के लोग ये पहली बार देख रहे थे। ये एरोगेंट डॉक्टर कब से इतना अंडरस्को शात हो गया? कल तक तो लग रहा था ये जो भी पेशेंट आने वाला है वो आज यहाँ से आते ही आइलैंड के छोर पर उतरते ही वापस चला जाना होगा, क्योंकि ओबरॉय के किए गए हरकत के लिए वो बहुत गुस्सा था। उसे सारे काम अपने मर्जी से करना पसंद था, किसी के कहने या दबाव पर नहीं अंडरस्को। इसलिए कल से सबके समझाने पर भी वो गुस्सा कम करने के लिए रेडी नहीं था। पर इनसे उलट तो अंडरस्को यहाँ कुछ और ही देखने को मिला था। दोनों भी लोग एक दूसरे को ही देख रहे थे, जो कि अपने लिए गलत वर्ड सुनकर भी उसके फेस पर करोड़ों की स्माइल थी। यही बात सबको अचंभित कर रही थी। जेम्स को देखते देखते ही आस्था बेहोश हो चुकी थी, वही उसकी नजरें तो उसी पर थी, इसलिए जल्दी पता भी लग गया और उसने अपने लोगों को ऑर्डर भी दे दिया था। जेम्स ने आस्था की हालत देखकर उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कब चलते चलते उसने खुद एक आदमी को पीछे कर खुद भी उसे धक्का देने लगा था। बेहोश हो रही लड़की को देखकर, हे उठो, आज ये पहली बार था जिस लेडी पेशेंट को जेम्स ने छुआ होगा और उसे उठाकर गोद में उठा लिया था। ये सबके लिए शौकत से कम नहीं था। पूरी रेम्स फैमिली ही शौकत थी और बाकी सारे लोग भी सिंदर बॉडीगार्ड्स, जैसे उनकी आंखें बाहर ही निकल आ जाएगी अभी इस तरह शौकीत को देखकर। सिकंदर खुद से, क्या ये वही लड़का है जो अंडरस्को, जो कल अंडरस्को जैसे वो फ्लैशबैक में जा चुका था, और जो उस आदमी के साथ रहकर सारे एक्सपीरियंस आ गए थे, शायद अपने ही देख रहा था। और फिर जा रहे जेम्स को देखकर इन्हें गोद में उठाने की क्या जरूरत थी? ये ऐसे ही स्ट्रक्चर को ही अंदर धक्का देकर जा सकते थे ना। ये बात उसे समझ आई, पर जो अपनी सुबोध ही खो बैठा वो कहाँ से समझ आएगी अंडरस्को? जब भी दिल दिमाग बस में ना हो तो यही होता है। मिसेस ओबरॉय और उनके पति का हाल तो अलग ही था। वो लोग बस जाते हुए लोगों को देख रहे थे। विश्वास सर, क्या हम अपने लोगों को यहाँ बाहर लगा दे? कहीं उन लोगों को पता चला हम यहाँ हैं तो? रमेश ओबरॉय, हमें यही रुका होगा जब तक आस्था को होश नहीं आता। पर वही विश्वास जी, नहीं सर, आपको जाना होगा, यहाँ रहना आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको पता है ना ये हॉस्पिटल है और आपको जाना ही होगा। तभी मिसेस ओबरॉय, हम चले जाते हैं, पर तुम दो लोगों को यही रुकवा दो अंडरस्को। विश्वा ने सर हिलाया और ओबरॉय दोनों भी पाई पत्नी वहां से होटल वापस चले गए थे। पर आहुति, ओबरॉय साहब, हमें ठीक नहीं लग रहा है। ये बात उन्होंने अपने पति को बताई थी, यहाँ अकेले आस्था बहू को रखना। रमेश ओबरॉय, नहीं आहुति, हमारा यहाँ नहीं रुक सकते। आपको पता है ना, हमारी वजह से उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ, ये बात भी सही है अंडरस्को, कह तो आप सही कह रहे हो। हम नहीं चाहते ये सब हो, तो हमें यहाँ से जाना होगा। इस डॉक्टर के पास इलाज करवाने की बात ना होती तो हम यहाँ फिर कभी दोबारा नहीं आते। और उस आइलैंड से बाहर निकल गए। करीब 1 घंटे बाद वो उस होटल में जाकर रुक गए थे। जाते हुए उन लोगों ने रेमस फैमिली से भी बात की थी। वही विश्वा ने अपने साथ वाले 2 काबिल लोगों को वही रखा था उसकी निगरानी करने के लिए। वही उनके जाने के बाद रेमस फैमिली में बातें होने लगी थी। उसके मोम डैड भी कुछ कम नहीं थे, वो बस एक दूसरे को देखते फिर सर हिलाकर चुप होकर अंदर ही चले जाते हैं। अंदर साथ आए उन डॉक्टर से जेम्स सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था। उसकी आवाज ने वो केबिन ही गुज गया, क्यों कि उन लोगों को डांट रहा था। उन लोगों ने ज्यादा ओवरडोज दे दिया था आस्था को, उसकी वजह से अब ये बेहोशी की हालत ऐसे पेशेंट के लिए खतरनाक भी साबित हो सकती थी। वो 2 डॉक्टर भी बड़े जाने माने थे मुंबई के, पर यहाँ वो कोई बच्चे की तरह डॉक्टर जेम्स की डांट खाकर रहे थे।
जेम्स की मोम डेड, क्या है ये जिम, ये सब क्या है, तुम यहाँ हॉस्पिटल में हो। जेम्स उन्हें को देखकर, मोम डेड आपको पता है इन लोगों ने इस पेशेंट को कौन सी दवाई दी है। तभी रेम्स, अब जाने भी दो जिम, ये देखो हम आगे क्या कर सकते हैं। ऐसे डालते रहे तो बाकी काम कब करने वाले हो, सवाल किया उसे। जिम, हाँ वो तो रेडी है पर पहले उसका होश में आना जरूरी है। हम वो दवाएं ऐसे नहीं इस्तेमाल कर सकते, कहीं वो हमेशा के लिए कोमा में ना जाए ओवरडोज से। यह रेमस भी शौकत था क्या। वही जेम्स, हाँ भाई, शी इज़ वेरी सीरियस कंडीशन, उसकी हालत बहुत खराब है। और ये अभी आज की नहीं, बचपन की प्रॉब्लम है उसे। ये हमारे बॉडी का सबसे महत्व हिस्सा है, गर्दन के नीचे चल रही नस जो हमारे पूरे बॉडी को देखती है, उसके जरिए हम बॉडी का सारा सिस्टम अच्छे से काम करता है। वही चौकअप हो चुकी है जिस वजह से उस हड्डी पर भार आया है। और ये सब हुआ वैसे लगता है ये बस गिरी होगी या बॉडी पर प्रेशर होगा और एक ही जगह पड़े रहने की वजह ये सब हुआ, मतलब नतीजा आपके सामने है। जेम्स के डेड, कहीं ये सब उस पुरानी सर्जरी की तरह तो नहीं ना। जेम्स डेड, वही केस है, अगर सक्सेस हुआ तो चल फिर ही क्या भागेगी भी, पर जब फेल हुआ तो जिंदगी भर के लिए अपहिज बनकर ही रहना पड़ेगा। इसे कुछ नहीं बता सकते, ऊपर से इन लोगों ने ये सब किया है। रेमस, तो अब क्या करे, तुमने पहले वही सब करने को कहा होता तो ये सब नहीं होता। अब क्या करे, पता है ना वो लोग कौन है ओबरॉय, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। और पता भी नहीं ये उनकी क्या लगती है, क्योंकि खुद ओबरॉय परिवार के हेड है, वो लोग जिन्होंने ओबरॉय इंडस्ट्रीज की नींद रखी थी। इसका मतलब समझते हो, ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। पर फिर कुछ सोचकर ये बता, तूने उसे गोद में क्यों उठाकर लेकर आया था। अब नजरें चुराने की बारी जेम्स की थी, उसे खुद भी नहीं पता उसकी बॉडी ने ये रिएक्ट क्यों किया था। क्या कहे इन लोगों को, जो कल से लेकर सुबह तक ये सब बोल रहा था और सबको सुना भी रहा था। वो एक लड़की के पास भी गया, उसके खातिर अपनी सिक्योरिटी सिस्टम का रोल भी तोड़ दिया था। वो जहाँ किसी भी अनजान लोगों से 10 कदम दूरी पर रुकना होता था, वही आज खुद उनके पास जाकर खड़ा हो गया था। वैसे क्या जवाब होगा जेम्स का अपनी फैमिली को, अंडस को, क्या सच में उसे पंसद आ गई है आस्था। सिंगापुर, 2 लोगों रूम में बैठे थे। वही ईशा ने रूम का डोर खोला और बाहर निकल गई। उसने जाते हुए ना हर्ष से बात की ना और कुछ कहा था, पर वो बहुत गुस्सा थी। उसे लगा था हर्ष उसे मनाने आ जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो बाहर निकलने तक पीछे देखती रही थी, पर उसके पीछे कोई भी नहीं था। उसके चले जाने के बाद डॉक्टर पर खड़ा अरबाज हर्ष के बुलाने पर अंदर आ गया था। उसने देखा हर्ष सोफे पर उसी हालत में बस टॉवल लपेटकर बैठा था, उसके बाल बिगड़े हुए थे। उसने आंखें खोली और अरबाज की ओर देखते ही अरबाज से उसने हाथों में पके फाइल्स मांगी थी। अरबाज ने वो सब दे और वही खड़ा हो गया था। वही हर्ष के एक्सप्रेशन एकदम मिनट और सेकंड में ही बदल रहे थे। घड़ी की टिक टिक जितनी उसकी भी फेस के एक्सप्रेशन हो बया कर रहे थे, कुछ तो ऐसा था कि उनके बस के बाहर था। हर्ष ने सारे कागज बीच में से ही फाड़कर फेंक दिए और खुद उठाकर सब फेंकते ही हुए। ये कैसे कर सकते हैं दादाजी, अंडस को वो अपनी मन की कैसे कर सकते हैं। वादा उन्होंने किया था और निभाया भी नहीं, उन्होंने बाकी का वादा नहीं लिया था। वो बस ये दिल हुई थी मुझे शादी करनी होगी, वो होगी तो ओबरॉय इंडस्ट्रीज मेरी और ओबरॉय परिवार की हैचिया भी मेरी थी। अब वो ऐसे कैसे कर सकते थे। उन्होंने ये बहुत ही ज्यादा गलत किया है। उसके ही बीच में और एक पेपर निकल पड़ा जो टुकड़ों के बीच में था। उसका नीचे का वर्ड देखकर ही हर्ष ने वो पेपर हाथ में लिया था और वो देखकर डिवोर्स पेपर भी रेडी कर दिए हैं। शादी को 3 महीने नहीं हुए कि डिवोर्स पेपर भी रेडी कर ले थे। ये क्या कोई मजाक था, माना मेरी जबरदस्ती शादी करा दी थी, पर मुझे एक बार पूछ लेना चाहिए तो था। फिर खुद से जोर जोर से हंसने लगा। वही अरबाज पूरा टाइम सर नीचे कर ही खड़ा था। हर्ष खड़े होकर अरबाज की तरफ देखकर मिस्टीरियस स्माइल पास कर, लगता है हमें अपना हुकुम का इक्का बाहर निकालना होगा और अरबाज से जाओ तैयारी करो, शायद यही वक्त सही है हमारे एक्शन लेने का। क्या करने वाला है हर्ष ओबरॉय, क्या होगा उसका आने वाला प्लान कामयाब। वही सर्जरी सक्सेसफुल होगी भी या नहीं, आस्था की कौन से लोगों से छिप रहे हैं ओबरॉय थाईलैंड में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टू बी कंटिन्यूड। हाय डियर रीडर्स, आपने सपोर्ट के लिए शुक्रिया। मुझे 2 दिन पहले ही कॉन्ट्रैक्ट मिला, इसलिए मैं आप सबका और पॉकेट नोवेल का भी शुक्रिया करना चाहती हूँ। सबसे ज्यादा हकदार तो आप लोग हो, आप इतना सपोर्ट नहीं करते तो शायद ये नहीं होता। थैंक यू डियर रीडर्स आप सबके लिए। वो आप लोग कुलसियों की रोमांटिक वाइफ एक बार जरूर रीड करें, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। रणविजय और कायरा की एक प्यार से जुड़ नहीं चाहता,
वही कायरा प्यार से सबको जोने वाली क्या होगा जब ये दोनों टकराएंगे आपस में, क्या होगा प्यार जैसी पाक चीज का रणविजय को एहसास। पिछले एपिसोड में हमने देखा था बेहोश होने की वजह से आस्था माइथ्री की आंखें बंद होने लगी है, और ये सब था मेडिसिन की ओवरडोज की वजह से। इसलिए जेम्स कुछ भी सोचे समझे बिना ही उसे भागता हुआ ही वीआईपी रूम में शिफ्ट करता है। ये कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं था, एक दुनिया भर का फेमस हॉस्पिटल था जो ब्रिलियंट के नाम से ही फेमस था। आज तक यहाँ एक भी ऐसा केस नहीं आया था जो फेल हो जाए। यहाँ लाने का यह एक मकसद भी होता था, यहाँ सब कुछ अवेलेबल भी रहता था जो भी सर्जरी के लिए लगे। नहीं तो कई बार ऐसा होता था कि किसी चीज की वजह से कुछ कमी हो जाए और इलाज के लिए इधर उधर जाना पड़े या मंगवाए, पर यहाँ ये नहीं था। ये एक ऐसी जगह थी जो भी रेयर था वो यहाँ अवेलेबल भी रहता था। इसलिए उन लोगों की किसी भी रेयर पेशेंट की सर्जरी सक्सेस करने के लिए यही आ जाते थे। अब आगे अंडरस्को मिसेस ओब्रॉय और मिस्टर ओब्रॉय आस्था की और उनकी सेफ्ट के लिए वहां से सीधा अपने बुक किए गए होटल ही चले गए थे। वैसे यहाँ सारी सिक्योरिटी सिस्टम सिकंदर की यानी जो हाई कमोडोज टीम डॉक्टर के लिए थी, क्योंकि ये लोग थाईलैंड के नामी और जर्मनी में भी इनके हॉस्पिटल ही थे। वो सब कहते हैं ये लोग उनके लिए एक गौरव है जो उनका नाम रोशन करते हैं, इसलिए खुद सरकार ने उनको ये प्रोटेक्शन दी है। इसलिए ओब्रॉय को भी कोई भी चिंता नहीं थी कि वो यहाँ नहीं भी होगे तो आस्था ठीक ही रहेगी, पर अगर वो यहाँ रहे तो किसी को भी पता चले बगैर नहीं रहेगा। पर उन्होंने जाते हुए भी अपनी बहू के लिए 2 लोग रखे थे जो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अंडरस्को ओब्रॉय मेंशन करीब 3 घंटों की मेहनत के बाद इन लोगों ने इतना अच्छा खाना तीनों ने बनाया था, कितनी बार खराब भी हुआ क्योंकि आज तक ये लोग कभी भी ये सब किया ही नहीं था। ये भी सच था जो करने की आदत नहीं हो तो इनकी तरह ही हालत हो जाती है। सारे सब नग तो स्माइल कर रहे थे, पता नहीं क्या भूत सवार था इन लोगों पर। आज कभी भी मेकअप और ऑर्डर छोड़ने के सिवाय काम नहीं किया था तो क्या आएगा इन्हें, उसके लिए पहले से सीखना होता है। एक सर्वनक दूसरी से, यार हम तो ये खाना लगभग 10 बार बना चुके होते, नहीं होता तो करना क्यों, पता नहीं इनके सर है कहाँ, लास्ट में तो हमारी हेल्प लेनी पड़ी ना। पर कितना काम बढ़ा दिया है हम लोगों का, वो करते करते हमें हमारी नानी याद आने वाली है। आज चलो पहले उधर से जाकर आते हैं, फिर सब कुछ समेट लेंगे। खाने के काम के अलावा ऐसे कोई भी काम अच्छे से नहीं आता है। और दोनों भी हंसने लगी थी। अब सारा रेडी होने के बाद अंडरस्को सारे सर्वेंट ने सब कुछ बाहर निकलकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया था। ओब्रॉय मेंशन में सब लोग डिनर टेबल पर बैठ गए थे। जहां सबके फेस पर स्माइल थी वही उन सब में एक ही ऐसी थी जिनके फेस पर 12 बज चुके थे। खाने में आज चेतना जी, रिमा जी और महिमा जी तीनों बहू ने मिलकर आज किचन में खाना बनाया था। वो इस खुशी में भी कि उनकी सास भी तो यहाँ नहीं थी। तीनों ने भी कई प्रकार के व्यंजन बनाए थे। बस अवंतिका जी को छोड़कर सब लोग खुश थे। दिन भर आज खुशी का माहौल रहा था घर में, पर जब अवंतिका जी घर लौट आई तो फिर वही चुपचाप हो गए थे। अब ये लोग बस रुद्र का आने का वेट करने लगे थे। उसको कॉल करने के बाद ही सारा खाना टेबल पर सजा दिया गया था। दूसरी तरफ ओब्रॉय इंडस्ट्रीज, रुद्र भी आज ही कंपनी में भी गया था। उसको आज सच में एक लीडर की तरह महसूस हो रहा था। उसने अंदर कदम रखते ही सारे कंपनी में जो भी हेड थे वो लोग सबके सब उसके स्वागत के लिए एंट्रेंस पर ही हाथों में बुके लेकर खड़े थे। ये सब तामझाम तो ये लोग बचपन से ही अकेले आ रहे थे। उसमें ये बड़ी अचंभत करने वाली बात थी कि जिसके पापा बिजनेस की दुनिया में नहीं थे उनके बेटे को इस चेयर पर बिठाया गया था। सोमेश ओब्रॉय ये एक पॉलिटिकल पसंद थे। सबको लगता था कि सम्राट ओब्रॉय बिजनेस वर्ल्ड में थे तो उनका बेटा भी वही करेगा शायद, पर ये क्या रहा तो जो बेटा कभी इस कंपनी में ही क्या एंट्रेंस पर भी नहीं आया था, उनका बेटा आज यहाँ खड़ा था, वो भी कंपनी का सीईओ बनकर। ये बात जो भी सम्राट जी के पास वाले थे, जिन लोगों ने उनके साथ सालों से काम किया था, वो भी नाराज थे। पर वो क्या कह सकते थे अंडरस्को, क्योंकि ये भी तो उनके ही भाई का खून था। पर इन सब में एक ही इंसान ऐसे थे जो एकदम शांत थे। उनके फेस पर हल्की सी मुस्कुराहट भी थी क्योंकि वो रुद्र को भी अपना ही बेटा मानते थे। आज रुद्र का पहला दिन था। उसने बिजनेस मैनेजमेंट तो किया था, पर आज पहला दिन था तो वो जरा सा नर्वस भी था। एक कॉलेज स्टूडेंट रहना और बिना किसी टेक्निक के सीधे सीईओ की चेयर संभालना, इसमें बहुत बड़ा अंतर था। सबसे मिलते जुलते ऐसे ही रुद्र को शाम के 6 बज गए थे। पर इन सब में भी उसको आस्था की फिक्र सता रही थी। उसने फोन भी किया था पर बात नहीं हो पाई थी, इसलिए आज वो थोड़ा सेफ भी था। क्या हर्ष को पता चलेगा रुद्र की फीलिंग के बारे में जो उसके दिल में आस्था के लिए है, तो क्या करेगा वो। दूसरी तरफ
महाराष्ट्र, वीरपाट, महाजन परिवार। हॉस्पिटल में उन दो डॉक्टर के पीछे जाते जाते सुनी बातों से उनका ही क्या किसी का भी दिल इस तरह टूट सकता है। हॉस्पिटल में उन लोगों की इतनी जलीकटी बातें सुनने के बाद ममता के पापा ने अपने गुस्से को साथ ही रखा था और उसी डॉक्टर से अच्छे से बात कर ली। डॉक्टर ममता के पापा से, आपको उनको यहाँ से दूर ले जाना होगा, तभी वो अच्छे से रह पाएगी, उनको यहाँ उनकी बेटी की याद आती रहेगी। ममता के पापा ने बाकी मेडिसिन ली और केबिन से बाहर आ गए थे। उन्होंने बाहर खड़े ममता के मामा से तैयारी करने के लिए कहकर जाने के लिए कहा, पर ये नहीं बताया वो लोग कहाँ जाने वाले थे। उस हॉस्पिटल में रखने से अच्छा ममता के पापा उनकी वाइफ को लेकर घर आ गए थे। अब उनको होश आ चुका था और आज ही इन लोगों ने एक बड़ा फैसला भी कर लिया था। थाईलैंड, एक बड़े से घर के अंदर बहुत सारे लोग अंदर बाहर आ जा रहे थे, कहीं सारे बग्स लेकर तो कहीं लोग, किसी लोगों को पता चल ही नहीं टा रहा था यहाँ हो क्या रहा है। तभी और अंदर जाते ही पहला ही स्टडी रूम का डोर जरा सा खुला था, उसमें करीब 2 लोग आमने सामने बैठे थे। लगता था दोनों के फेस के एक्सप्रेशन देखकर बड़ी ही गंभीर बात पर चर्चा हो रही होगी इन लोगों में। वीरा, क्या हुआ, तू ऐसे क्यों मुंह लटकाए खड़ा है, बोल, उसके आगे चेयर पर बैठे आदमी ने कहा। वीरा, नहीं भाई, वो मैं ये सोच रहा था कि आपको को क्या बताओ, गुस्सा तो नहीं करोगे ना। वो एटमी किसके देतों के साथ स्माइल कर बोल अंडस्को। ओबरॉय इंडस्ट्रीज की भागदौड़ इन लोगों ने हर्ष ओबरॉय को ना देकर उस नौसिखिया को क्यों दी होगी? क्या ये लोग नहीं जानते हैं उनके घर में कितना बड़ा अंडस्को वो है? वही चेयर पर बैठे आदमी ने मुंह सिकुड़कर और हाथ की मुट्ठी बनाकर ही कहा, क्यों हमें एक मौका मिल रहा है, क्या तुझे वो पसंद नहीं है? वीरा, नहीं, वो मैं वो नहीं कहना चाहता था, वो मैं ये सब इसलिए कह रहा था, उस दिन हम उस पूरे ओबरॉय परिवार को ही उड़ा देते, पर नहीं अंडस्को, बीच में वो सिक्योरिटी टीम आ गई थी, नहीं तो आज ओबरॉय परिवार में कोई नहीं बच पाता। फिर वही आदमी, क्या अब वो लोग कहाँ है? पता, ऑटो और हर्ष ओबरॉय से भी हाथ मिलाने की भी कोशिश करना है हमें, पता है ना, वो उसका हमारे साथ देना, मतलब हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। वैसे भी लगता है सब लोग अभी हर्ष ओबरॉय के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते हैं, वो बस दिखाता ऐसा है, पर है सबका महारथी। वीरा, हाँ पता है, पिछली डील में इतना मुनाफा हमें उसके साथ से ही मिला था, अब देखना होगा क्या होता है, अब इस बार वो क्या करता है। पर कुछ सोचकर पर हमें ये समझ नहीं आता, ये लगता इतना सब कुछ क्यों कर रहा है, उसके घर में किस बात की कमी है? क्या कोई अपनों का ही दुश्मन होता है क्या? और खुद को ऐसे दिखाने से क्या होने वाला है ये भी नहीं पता हमें। जिसकी खुद की इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं पर वो ही खुद का भी बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो हम क्या करें, हम तो उनके सामने छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं। और हंसने लगे। थाईलैंड, आयरलैंड पर सबके सब रेम्स फैमिली के लोग लब में खड़े जेम्स की ही बातें सुन रहे थे। वही उसकी मोम आरोही रेमस जो वहां आकर बैठ गई कर अपने ही बेटे को दिखाने के लिए करा क्या करते हैं लोग की ही मोम थी। आरोही जी उसे सब पर ऐसे गुस्सा करता देख, बस करो भी जिम, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं होता। वही उसकी बहन स्माइल कर, आज तो जिम ने सब कुछ गजब ही कर दिया है, जो कभी आज तक नहीं हुआ वो एक लड़की ने कर दिखाया। वैसे ये पता जो भाई ने पूछा है हम भी जानना चाहते हैं, क्यों तुमने उसे गोद में उठाया था, हम भी तो जाने। सबसे दूर भागने वाला डॉक्टर जेम्स जिसने आज तक किसी फीमेल की ट्रीटमेंट नहीं की, उसने आज अपने ही रूल तोड़ दिए। कल तो बड़ा गुस्सा आ रहा था, जी क्यों दी मेरी टांग खींच रही हो, वो तो अब भी है उन लोगों पर अब सबसे बड़ी बात हम पेशेंट के लिए भगवान होते हैं और हमें ये नहीं भूलना चाहिए। उसकी बहन, क्या ये तुम बोल रहे हो जिम? वही रेमस भी, मुझे ये क्यों लग रहा है ये मेरा ही डायलॉग मुझे ही चिपकाए जा रहा है, जो मैं इसे कल से समझाया जा रहा था। वही ये एक लड़की को देखने के बाद खुद ही तोते की तरह बोलने लगा है। जेम्स बस करो, आप लोग मुझे हेल्प करनी है तो रुको, नहीं तो जाइए, मुझे वो पेशेंट को भी देखना है। फिर अपनी सिस्टर की ओर देखकर दी, और आप मोम डेड मेरी हेल्प कीजिए, हमें उसके पूरे बॉडी का चेकअप कराना है, क्योंकि पहले तो हमें उसे लब में लेकर जाना होगा। जहां जेम्स एकदम सीरियस बातें करने लगा था, उसकी बहन, क्यों अब नहीं गोद में उठाने का इरादा आपका? अब सब लोगों को हंसी आ गई और ये सुनते ही जेम्स को शर्म आ गई थी। वो ये छुपाने के लिए अंदर के केबिन में किसी दवाई को लेने जा रहा है, ये बताया और चला गया। मुंबई, ओबरॉय मैंशन, रात का समय सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, तभी बाहर कार की रुकने की आवाज आई। उसी समय चेतना जी के फेस पर बड़ी स्माइल भी आ गई थी। आज का मेन्यू बेहद ही स्पेशल था, सब कुछ रूथ की ही पसंद का बनाया गया था। ड्राइवर कार रोककर डोर खोला और रोल्स रॉयल में से रुद्र बाहर आया था।
आज ऑफिस का पहला उसका हैट्रिक था। उसे बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी। इतने लोगों के साथ बातचीत करना, सबके नाम भी याद रखना, सच में ये सब बड़ा ही झंझट वाला काम है। उसने सोचा। एक बार उसने पूछा था आस्था से वो क्या करना चाहती है, क्या किसी की पर्सनल असिस्टेंट बनना चाहेगी। तब तो उसने हाँ कहा था और एक मॉडल बनने की भी खुशी उसने जाहिर की थी। तब कितना आसान होगा सब कुछ उसे, अगर मैं उसे अपने साथ कंपनी में ले चली तो। वैसे भी वो एक सिंगल लड़की बन ही गई है और मैंने भी तो उसकी जान बचाई है। मैं नहीं जाता तो पता नहीं क्या होता उसके साथ। ये सोचते हुए ही रूथ मेंशन के अंदर आ गया था। आज उसने मेंशन में पिछली बार की तरह ही स्मेल आई थी जब आस्था ने खाना बनाया था, बिल्कुल वैसी ही। पर उस दिन वो थी, आज नहीं। पर अगले ही पल उसे लगा कहीं वो तो नहीं आ गई। फिर जैसे उसका दिल धक्कसा रह गया। उसने यहाँ वहाँ देखना शुरू किया था। उसने बड़ी क्यूरोसिटी से गर्दन जो नीचे कर चल रहा था वो उठाए और इधर उधर देखने लगा। सच में कहीं वो तो नहीं आए हैं ना। वही चेतना जी किसे ढूंढ रहा है तू? ऐसे क्यों इधर उधर क्या देख रहा है रुद्र? फिर चेतना जी कहीं दादाजी को तो नहीं ढूंढ रहा तू? पर वो तो नहीं आए हैं। इस पर हामी भरते हुए ही उसने हाफ कहा, कहीं सबको उसकी फीलिंग पता ना चल जाए। पर खुद से अपने ही आप से बातें करने लगा। पता नहीं क्या वो आस्था को लेकर जर्मनी गए हुए हैं। वो यहाँ कैसे हो सकते हैं? वही बाकी लोग क्या कह रहे हैं इस बात की उसे तो फिक्र से क्या आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। वो था भी तो अपनी ही सोच में गुम। वही रुद्र ने उसके साथ ही अपने इमोशंस को एक ही जगह पर रुकवाया और उनकी हाँ में हाँ मिलाकर मैं अभी फेरिश होकर आते हैं कहकर निकल गया था। करीब 20 मिनट में उसने शावर लेकर नीचे आया था। उसका फेस थोड़ा सा मुरझाया सा लग रहा था। यहाँ टेबल पर सम्राट जी भी आकर बैठ गए और बाकी उनके 2 भाई भी जो यहाँ थे। खुशी से वो लोग भाई भाई बड़े दिनों बाद साथ थे। वही एकाएक सम्राट जी के मुंह से निकल गया, ना आस्था बहू की तरह ही खाने खाने को मिलेगा आज हमें। वही बैठी अवंतिका जी मुंह बनाकर हो गया शुरू। आस्था पुराण पता नहीं क्या जादू किया है उस लड़की ने सब पर, सबके सब बस आस्था ही कर रहे हैं। उसके नाम के अलावा और कुछ काम है कि नहीं यहाँ सबको? वो 2 लोग जो कम थे कि ये भी शुरू हो गए हैं। वही तीनों भी अब सबको खाना परोसने लगी थी। बाकी सर्वनेट भी आज का माहौल देखकर शोकित थे। कभी हाथों से पानी नहीं लेने वाली बहुएं आज उनकी गैरहाजिरी में ये क्या? ये सब वो उनके सामने करती तो वो कितना खुश होती। जो वो आस्था बहू के खाना बनाने पर हुआ था वो प्यार उनकी आंखों से ही झलक रहा था। वही रुद्र और सब लोग खाना खाने लगे थे। विनीत जी भी अपनी वाइफ रिमा और बेटी नैना के साथ आए थे। बस इन सब में रुद्र के डैड नहीं थे, मिस्टर सोमेश ओबरॉय, जो किसी पॉलिटिकल मीटिंग की वजह से आउट ऑफ टाउन गए थे। उनकी ऐसे ही 1 हफ्ते में बाहर जाना होता है था और उनका साथ पूरी हाई सिक्योरिटीज की टीम और जो उनके खास लोग थे वही जाते थे। सब लोग खाना शुरू कर चुके थे पर अवंतिका जी बस ऐसे ही बैठी थी। उन्होंने सबका खाना खत्म होने के लिए आया था तो भी उन्होंने स्टार्ट नहीं किया था। वो बस सबको देख रही थी, सब कितनी खुशी मना रहे थे। बस वो अकेली छोड़ उनके पति भी तो उन लोगों की खुशी में खुश हो रहे थे। उससे उनका गुस्सा और बढ़ गया था और वो ऐसे ही उठकर रूम की ओर चली गई थी। पर किसी ने भी उनके पीछे खाना छोड़ जाना जरूरी नहीं समझा था। दूसरी तरफ हर्ष का गुस्सा बढ़ते समय पर बढ़ते ही जा रहा था। उसे बात तो आज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी कि एक तो उसे बगैर पूछे शादी करा दी थी, ऊपर से उसे चीर देने का वादा भी तो किया था जो पूरा 2-4 दिन पहले किया, और आज उसका हाथों में 3 महीने की हुई शादी के डिवोर्स पेपर थे। ये किसी नौकर से कम नहीं था जिसे देखकर उसे और भी नफरत हो रही थी सबसे, अपनों से। अंडरस्को अरबाज तो क्या ही कह सकता था, पर पता नहीं क्यों हर्ष का दिल उन डिवोर्स पेपर को देखकर उसे तकलीफ क्यों हो रही थी। हर्ष ये खुद भी समझ नहीं पा रहा था उसके साथ गलत क्या था। उसे ये पिछले 1 महीने से हो क्या रहा था? जिस लड़की से वो नफरत करता था उसे आज उसकी ओर खिंचाव क्यों महसूस होता है? वो यही सोच में गुम था। 2-3 दिन ईशा के साथ बिताने का उसका यही तो मतलब था। जिस लड़की के लिए उसके दिल में जगह बन रही थी वो निकाल दे। पर ये क्या ईशा के साथ उसने पिछली बार ये सब किया, पर फिर भी दिल में कुछ तो अकेलापन लग रहा है। वो कितना भी उस लड़की की यादों को मिटाने की कोशिश करे पर वो कर नहीं पा रहा है। तो आगे क्या होगा? वो अगर डिवोर्स दे देगा तो अंडरस्को उसका जीना हो मुश्किल होगा। उसने खुद से पूछा, ये कभी नहीं सोचा था सच डिवोर्स होगा तो। 2 महीने पहले ही वो काम करता। ये डिवोर्स का तो कुछ नहीं लगता टर। इस 1 महीने में उसके साथ रहकर जो खुशी फीलिंग मिली थी उसका क्या? सच में मैं चाहता क्या हूँ? सच तो दादी और दादाजी के केसने पर ही तो ये दिल पर की हुई शादी थी। ऐसे कैसे मैं उस पागल लड़की से अंडरस्को कभी नहीं। बस फिर एक बार ओबरॉय इंडस्ट्रीज की भागदौड़ मेरे हाथों में आ जाए
पर क्या सच में ये सब इतना आसान होगा? जो रिश्ता दिल पर हुआ था उसको कैसे निभाएंगे ये लोग, पर यहाँ हर्ष का क्या रिएक्शन होगा? वो वही सोच रहा था। तभी भी सारे लोग जो थे वो बस अपना टाइम ही देख रहे थे। संगमरमर बेहद खूबसूरत शहर है। ये है तो सब लोग कहते हैं। इतने सारे बच्चे और लोग यहाँ आ जा रहे थे। हर्ष ने कभी भी ये नहीं सोचा था, वो भी अभी के लिए पहले वो ठाम था कि वो डिवोर्स पेपर पर सचिन करवा के उस लड़की को जिंदगी से बाहर कर देगा। पर यह सब बातें देखने के बाद उसने पिछले 1 महीने में सोचा ही नहीं था वो क्या करेगी और क्या नहीं। बस यही सोच रहा था वो उससे दूर जाने के बहाने बना रहा था, पर इतना नहीं कि वो अभी के लिए डिवोर्स ले। वो खुद से अब उन्हें डिवोर्स पेपर पर साइन चाहिए, अगर मैं वो ना करूँ तो क्या होगा। और स्माइल करने लगा। दोनों ही तरफ रिश्ता निभाने का एक जैसा ही हक होता है। अब मैं भी देखूं क्या और कैसे होते हैं सब। उसकी ये हंसी सुन अरबाज भी ठिठक गया था। इस आदमी की हंसी मतलब किसकी बर्बादी का समय आ जाता है। जैसे पिछले साल तलवार फैमिली का हाल हुआ था। हर्ष उसके बाद अरबाज की ओर मुड़कर वो कल क्या बताया था, विश्वास सर की सिक्योरिटीज टीम को हम नहीं झेल सकते, वो प्रोटेक्ट करती है तो एक तिल मात्र इन्फॉर्मेशन बाहर निकले ये कभी नहीं होता। हर्ष वो गए कहाँ है और उसे हुआ क्या? अरबाज नहीं पता सर, ये सब बस घर के मेंबर को ही पता है। और ये पता चला वो लोग जर्मन में गए हुए हैं, वो मिस की मेजर सर्जरी के लिए। ये लड़की है या आफत कितनी बार हॉस्पिटलाइज होगी? ये लड़की शादी के बाद 4 बार हुआ है। क्या पैदा होते ही हॉस्पिटल ही लिखकर तो नहीं आई थी माथे पर अंडरस्को बात बात पर हॉस्पिटलाइज करना। पैसा है तो क्या सबका सब उसके लिए हॉस्पिटल में ही लगा दे। अरबाज अब क्या करे हम बॉस, क्या आप घर जाने चाहते हैं? वहां जाकर ही पता होगा सब, हर्ष हम कहता है। फिर वो रुक गया थे ना। आज कंपनी तो कैसा रहा उसका पहला दिन अंडरस्को अरबाज सर वो तो नहीं पता पर अच्छा था, जहां आपके डेट होगे वहां सब कुछ अच्छा ही होता है। हर्ष एकदम से कुछ सोचकर वो मेहरा फैमिली का क्या मर्डर है पता चला क्या? अब तो अरबाज के फेस की हवाइयां उड़ गई थी। हर्ष क्या हुआ, वो तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? अरबाज सर ये तो बड़े सर का काम है, जो उनके कहने सर विश्वास सर ने कर दिया है। पर अंडरस्को हर्ष वो सब करके क्या होता ये लोग समझते क्यों नहीं है? इनके दिमाग में क्या चलता है कि कोई नहीं जानता इनको ये सब करने की क्या जरूरत थी, नहीं पता। कहीं मैं इन सब की वजह तो नहीं। अरबाज सर नीचे का रंग सर आपकी वजह से ही, पर इस बार इसमें हाथ दादाजी ने दादी का है। उन्होंने ऑर्डर दिए थे, आपको तो पता ही है वो कितनी पसंद करती है मिस को, इसलिए शायद ये उनका नेग होगा मुंह दिखाई का। हर्ष खुद से वेरी इंटरेस्टिंग अंडरस्को, पता नहीं पहले कैसी थी और अब ऐसी कई सबको अपनी ओर कर लिया है। ये लड़की है क्या समझ से परे है। वही अरबाज एकदम से नहीं शर मैम सच में बहुत अच्छी है, उनकी आंखें ही बता देती है वन कितनी सच्ची है, उनका फेस अंडरस्को। और कुछ कहता तभी हर्ष एकदम से अरबाज का ही गला पकड़कर तुम्हें किसने परमिशन दी कि तुम उसके बारे में अंडरस्को, पर देर न हो चुकी थी। हर्ष ने हाथ हटा दिया था अरबाज के गले से। अरबाज अच्छे मन से कह रहा था और यहाँ उस गधे ने गलत ही समझ लिया था। हर्ष का ये रवैया और गुस्सा तो अरबाज को पता था, पर यह पहली बार उसने इतना रियाकत किया था। सच में ये प्यार केयर है या नहीं, या बस नहीं ही ऐसा होता तो वो उसे वही अकेला छोड़ नहीं आता और ने वो हॉस्पिटलाइज होती, वो भी इतनी सीरियस कि उसे यहीं से सीधे जर्मनी जाना पड़े। थाईलैंड बिरलियट हॉस्पिटल। ऐसे जेम्स को भागते देख बाकी उनके फैमिली मेंबर भी स्माइल करने लगे थे। ये लड़का कभी ऐसा नहीं था, पर आज पहली बार इसे अंडरस्को। वही तब तक जेम्स ने सारी रिपोर्ट डिस्कस कर उसकी हर बात पर गौर किया था। उसके साथ उसकी टीम भी थी जो जर्मनी से वहां से यहाँ उसके लिए आई थी। आरोही एक इंडियन जो डॉक्टर बने जर्मनी गई थी, वो भी बहुत होशियार और ब्रिलियंट स्टूडेंट थी उनके बच की। उनकी मुलाकात उनसे 1 साल बड़े जॉनसन से हुई थी। पहले दोस्त बाद में प्यार, पर सबसे पहले उन लोगों ने अपने करियर को चुना था और जब वो दोनों भी डॉक्टर बन गए तब उन्होंने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर ही ये शादी की। और आज ये दोनों साथ थे, पर दोनों ही अपने फील्ड के सक्सेसफुल पसंद होने की वजह से उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई थी अपनी लव लाइफ और शादी में भी। इनकी लव स्टोरी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। वही जेम्स के जाने के बाद उनकी बेटी जो दोनों भाइयों के बीच की थी, ये दिखने में बड़ी ही खूबसूरत थी। बिल्कुल अपनी मोम की तरह, पर बाल डेड के तरह थे जिस वजह से वो फौरने लगती थी। नाम रूही बेहद खूबसूरत, जो हर वक्त अपनी भाइयों की टांग खिंचाई करती ही रहती है। रूही जोर जोर से हंसते हुए मोम डेड ये सच में बदल गया है। रेम्स उससे बड़ा तुझे अब पता चला, उसकी सर पर टिप्पणी मारकर ये तो होना ही था। कोई भी ऐसा नहीं रहता टर अब वक्त क्या है। और तुम लोग ये क्या बोल रहे हो?
मोम डैड आप ही इसकी बातें में आ रहे हैं। आपको पता ही होगा जब दिल दिमाग काम करना छोड़ दे तो वो आदमी कैसे रियाकत करने लगता है। दोनों भी एक दूसरे देखकर स्माइल करने लगे थे। तो आरोही जी बात बदलकर रेमस का कान पकड़कर तुम बड़े समझदार बन गए हो। रेम्स रेम्स चिल्लाकर बस मोम कान छोड़िए और जल्दी चलिए, आपको पता नहीं हमें काम है और आप हो की मस्ती कर रहे हैं। चलो चलिए जल्दी, ये कहकर हाथ छोड़कर भाग गया। वही अंदर से जेम्स बाहर निकलकर ये क्या आप लोग यही खड़े हो और मस्ती चल रही है, वहाँ एक इमरजेंसी पेशेंट है और आप लोग को अंडरस्को। उसकी बात पूरी होने से पहले ही रूही वो छोड़ हमारा नहीं तेरा खास मेहमान है, तुम देख लो उसे। जेम्स व्हाट डज दी, आप एक वर्ल्ड फेमस ब्रेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर होकर भी ये बातें कर रही हो। रूही हाँ तो वर्ल्ड फेमस होने से क्या मैं भी एक इंसान हूँ, कोई एलियन नहीं समझे। हमें भी एक सक्सेसफुल लाइफ जीने का हक है, तेरी तरह नहीं। इसे मत हाथ लगाओ, किसी को पास मत आने दे, ये सब है क्या। पर आज तो कमाल ही हो गया भाई साहब, हाथ ही क्या पूरी की पूरी लड़की ही गोद में उठा ली है। जेम्स फिर वही बात, आप ये मस्करी करना छोड़ दो ना, वही वो सीरियस है, पहले उसे ठीक करना होगा। चलिए ना रूही, हाँ चलो, और ये इमोशनल ब्लैकमेल करना छोड़ दे। वही दोनों के भी मोह डेट बस भी करो, अब ये हॉस्पिटल है कोई धर्मशाला नहीं, तुम लोगों बच्चों शिकीश जैसे लेने लगे हो। कौन कहेगा ये पागल वर्ल्ड फेमस डॉक्टर है, ऐसे तो बड़े संस करते करते घूमते हो, अब देखो खुद बिल्ली की तरह झगड़ रहे हो। फिर अपने पति के ओर देखकर लगता है इनका एक ऐसा वीडियो बनाकर डाल ही दे इंटरनेट पर, सबको पता तो चले असली लाइफ में क्या है ये लोग, और सब तो इनको अपना आईएल मानते हैं। ऐसे होते हैं आईएल। अब दोनों भी साथ होकर खड़े थे। वही सिकंदर तो डॉक्टर ही खड़ा स्माइल कर रहा था, उसका ये पहली बार था इन लोगों को वो डांट खाते सुन रहा था। कोई भी कितना भी बड़ा हो जाए मोम डेट की डांट खाए बगैर नहीं रहते हैं। एक एग्जाम्पल उनके सामने था, और क्या। अब बाहर से एक मेल स्टाफ आते हुए, सर वो पेशेंट है, उन्हें होश आ गया है, जल्दी चलिए। अब जो भी मजाक के मुंह में थे वो सीरियस बन चुके थे। जेम्स ने जल्दी से मुंह पर मास्क लागरा और हाथों गलबज लेकर निकल गया, उसके ही पीछे ये तीनों लोग भी अंडरस्को चले गए थे। अब जो हंसी मजाक का माहौल था वो सीरियस बन चुका था, सबकी आंखें बस मुंह कर रही लड़की पर ही थी। उसे उनके पास की कुछ दवाई इफेक्ट कर ये लोग अपना काम करने लगे। एट्रेस सीरियस एक्सप्रेशन में भी जेम्स बेहद हैंडसम और डैशिंग लग रहा था, आंखों में एक सीरियसनेस थी उसके। 5 लोग अभी बड़ी ही सीरियसनेस के साथ अपना अपना काम करने लगे थे। सारी जांच होने के बाद ही ऑपरेशन शुरू हो चुका था। वही सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर उन लोगों ने स्टार्ट किया। ये ऑपरेशन पहले ऑपरेशन की तरह इतना भी ज्यादा हार्ड नहीं था। करीब 6 घंटे लगे थे इस ऑपरेशन को। ऑपरेशन रूम का डोर खुला और एक के बाद सब लोग बाहर आ गए थे। वही ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है ये सुनकर ही दोनों भी पति पत्नी यही आ गए थे, और वो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे 6 घंटों से। अब जाकर डोर खुला तो दोनों भी आगे आकर सवाल करने लगे थे। वही रूही स्माइल कर, वो अच्छी है, बस एनेस्थीसिया के कारण बेहोश है, तो थोड़ी देर बाद तो नहीं पर करीब 12 घंटे बाद जरूर होश आएगा, पर कोई भी खतरा नहीं है। वही दोनों ने भी एक गहरी सांस छोड़ी थी। वही जेम्स तो किसी से भी बात किए बगैर ही अपने केबिन में गया था। सर्जरी सक्सेस होने की खुशी उसके फेस पर बिल्कुल भी नहीं थी, ये उसका नेचर नहीं था। तो रेमस भी अपना मास्क ओढ़ जय निकलते हुए ही उसके पीछे गया। उसके केबिन में देखा तो वो भी शॉक्ड था। बाहर रूही और आरोही ने उन लोगों को समझाकर उसे एक वीआईपी वार्ड में भर्ती करवा दिया था, और 4 लोग उनके आसपास ही रखे थे। रूही मिस्टर ओबरॉय से ये सर्जरी सक्सेस तो होनी ही थी, द ब्रिलियंट डॉक्टर जेम्स ने जो इसे खुद किया था, और ये पहली बार है उसने किसी लड़की का ट्रीटमेंट किया है। ये वो नहीं ईरता तो इम्पॉसिबल होता। उसका ये रिकॉर्ड रहा है, आज भी वही हुआ। उसने जो सर्जरी को और वक्त लग सकता था उसे बिल्कुल 6 घंटों में ही सक्सेसफुल कंप्लीट की है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र विरपाट महाजन परिवार आज ही वहां से अपना सामान भरने लगे थे। वही ममता का तो मुंह पूछो ही मत, वो कहा अकेली जाने वाली थी और अब कहा उसके ये मम्मी पापा भी साथ आ रहे थे। इन्हें लेकर वो नहीं जाना चाहिए थी, पर सबके कहने पर और अपनी माँ की हालत देखकर उसके ही रूम के फलक में कॉल कर एक फ्लैट ही बुक करा लिया था पास ही में। डॉक्टर ने उनको उन यादों से दूर जाने के लिए, उनकी हालत सुधारने के लिए यहाँ से जाने का सजेगा दे दिया था। वही ममता के पापा का दिल ये पुरखों का घर और गांव छोड़ने का नहीं कर रहा था, पर क्या करते, इस गांव में और काम भी कुछ नहीं था उन्हें। और बेटा भी कहा था जो भी यानी वो एक बेटी ही बची थी, जब तक उसकी शादी ना हो जाए साथ ही रहेंगे। खेती को अपने भाइयों और साले के हाथों सौंप और वो निकल गए मुंबई के लिए।
वही ममता तो मुंह भिगाकर बैठी थी। अब पहले जैसे उसका घूमने फिरना और नाइट आउट भी बंद होने वाला था, इसका ही उसे दुख था। उसका वो फेस देखकर कोई भी कह सकता था उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था ये सबका निर्णय कि वो मम्मी पापा को भी साथ ले जाए। सिंगापुर 2 दिन हो गए थे, पर ना ही अरबाज को ना ही हर्ष को पता लग नहीं रहा था कि ये लोग गए कहाँ है। ये लोग ढूंढकर थक गए थे। उनका न जाने का पता था न आने का, तो इतने दिन कैसे कहीं कुछ हो तो नहीं गया। उसने घर पर भी कॉल की, पर उसकी मोम का पहला ही मूड खराब था, वो तो बात करने से ना रही। अब क्या करे, दोनों भी वही सिंगापुर के मिरर क्लब में थे। पता नहीं, पर आज ईशा का फोन आया था। पहले ही हर्ष का मूड खराब था, उसने 2 बार फोन नहीं उठाया, पर फिर भी बार बार वो कॉल करती ही जा रही थी, जिस वजह से फ्रस्ट्रेशन में आकर हर्ष ने सारा गुस्सा एक बार ईशा पर ही निकाल दिया था। जहां ईशा को गुस्सा होना चाहिए, डर क्या कहते हैं, लालची को आप पैरों से भी मारे तो भी वो लोग आपके सामने नाक रगड़ने आ ही जाते हैं। यही आदत अब ईशा की थी। उसने फोन रखा और वो जिस रूम के बाहर खड़ी थी वही डोर पर नॉक किया था। हाँ, ये वही थी, मिरर क्लब के वीआईपी रूम के बाहर। पर जब हर्ष ने कॉल नहीं उठाई तो बार बार करती रही। वो खुश करना चाहती थी हर्ष को, पर हर्ष ने तो उल्टा उसे सुना दिया था। 1 मिनट में ही डोर की नोक की आवाज से हर्ष ने चिल्लाकर अरबाज से कहा, कौन बेवकूफ़ है अब जिसे ये बाजार बेल बजा रहा है। उसने अरबाज की ओर देखा तो अरबाज ने उसने नहीं बुलाया यही कहकर सर हिला दिया था। अब अरबाज ने खुद को भी कोसा और बाहर डोर पर खड़े रहने वाले को भी, क्योंकि पहले ही इतना मूड खराब था, ऊपर से वो बेवकूफ़ लड़की और अब ये जो भी है। अरबाज को लगा था गन निकाल कर उसके खोपड़ी में 2-4 गोलियां ही डाल दे तो कैसा रहेगा। दूसरी तरफ जर्मनी हॉस्पिटल, सारे लोग अंदर बाहर भागदौड़ कर रहे थे। यहाँ पता नहीं क्या हुआ और सारे लोग इधर उधर जा रहे थे, खासकर डॉक्टर की टीम और बाकी स्टाफ। तभी वहाँ का डायरेक्टर आकर मीटिंग रूम की चेयर पर बैठकर, यहाँ तो कोई ऐसा नहीं बचा है जो ये आई हुई केस सोल्व करे। उन्होंने सबसे पूछा पर कोई नहीं था इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए अंडरस्को। वही डायरेक्टर ने अपने सामने खड़ी लड़की को इशारा कर कॉल करने के लिए कहा। उसी तरह दूसरी तरफ फोन की रिंग हुआ। सिकंदर ने कॉल देखा तो ये जर्मनी से था, वो भी हॉस्पिटल से अंडरस्को। सिकंदर ने कुछ और सवाल नहीं किया जब सुना डायरेक्टर ही डॉक्टर से बात करना चाहते हैं तो। सिकंदर ने डोर पर नॉक किया। दोनों भाई होश में आए और रेमस ने डोर खोला तो सामने सिकंदर हाथों में फोन पकड़े खड़ा था। रेमस से ने पूछा तो सिकंदर ने जर्मनी से कॉल है कहकर ही फोन उसको अभियान तो रेमस वह फोन लेकर अंदर चले गया। आज सिकंदर को कुछ तो अलग लग रहा था, पर क्या, ये सोचने समझने का टाइम शायद नहीं था। 10 मिनट में ही जेम्स बाहर, ऐसा अब उसके आंखों पर शेड्स थे और फिर एक बार फेस पर एरोगेंस झलक रहा था। जेम्स ने बाहर जाते हुए ही रेमस ने उसके कंधों पर हाथ रखकर बाहर चला गया। वही जेम्स ने कुछ नहीं कहा, सर नीचे किया, फिर ऊपर और पहले आस्था की रूम की ओर चला गया था। 2 मिनट अंदर जाकर वो बाहर भी आया था। अब भी आस्था बेहोशी थी, पर डोर पर खड़ा अंदर जो भी अभी हुआ वो सब देखकर शौकत था। सच में ये डॉक्टर जेम्स ही है ना अंडरस्को। जेम्स ने फिर एक बार पलटकर बेड पर लेटी लड़की को देखा था और बाहर निकल गया। उसके पीछे फिर एक बार सारे बॉडीगार्ड्स और सिकंदर भी चलने लगा था। 2 days अगो थाईलैंड, आज सर्जरी को पूरे 2 दिन हो गए थे। रमेश ओबरॉय और उनकी धर्मपत्नी वही रुकी हुई थी उसकी देखभाल के लिए। उस दिन रात को नहीं, पर दूसरे दिन आस्था को होश आया था, वो भी सुबह। उसने आंखें खोलकर पहले देखा तो उसके सामने चेयर पर बैठी थी। वही रूम के सोफे पर पेपर के पेज पलटने की आवाज आई रही थी। रमेश ओबरॉय अपने पेपर पन्ने में इतने डूबे हुए थे कि ये भी पता नहीं चला बेड पर लेटी लड़की को कब से होश आ चुका है। वही आहुति ओबरॉय तो चेयर पर बैठे बैठे ही सो चुकी थी। थकान की वजह से आस्था को जल्दी होश न आने की वजह से वो भी डरे हुए थे। ये तीसरी बार था इन लोगों ने उसे इस तरह बेड पर देखा था। कभी कभी वो सोचने लगे थे, ये लड़की कैसी किस्मत लेकर आई है, कुछ न कुछ होता ही है और ये हॉस्पिटल पहुंच जाती है। क्या इसने क्या किसी का इतना बुरा किया है जो इसके ही नसीब में ये सब है। आस्था आंखें खोलकर इधर उधर देख लेती है। वो देखती है उसके पास दादी सोई है, वो भी ऐसे ही। वो खुद भी सोचने लगी, सच में बड़े लोगों में भी इंसानियत होती है क्या। पर बचपन से तो सुना था बड़े लोग बस पैसों और दौलत के पीछे रहते हैं, उन्हें बाकी बातों से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। पर यहाँ तो अलग ही रूप देखा है उसने। सबका तो नहीं, पर दादाजी और दादी का आन लोगों ने जब से उसकी यहाँ आंखें खोली थी तब से प्यार ही प्यार दिया था। वहाँ से यहाँ आने की उन लोगों की क्या जरूरत थी इतनी दूर उसके लिए अपना ऐशो आराम छोड़कर। सब तो अच्छे है, बस उसके हैंडसम पति को छोड़कर जो प्यार से बात तो नहीं करता पर धूस जरूर जमाता है।
वहीं दूसरी तरफ मुंबई होटल लम्बुडा। एकदम से हर्ष को हिचकी आनी शुरू हो गई थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। ये सब मीटिंग के बीच ही हुआ था। सामने बैठे बुजुर्ग मन्यार साहब उसको, अरे बेटा लगता है किसी ने दिल से याद किया है, इसलिए पानी पीने पर भी ये नहीं जा रही है। आज सुबह ही हर्ष यहाँ आ चुका था। उसे वहाँ सिंगापुर में किसी भी बात की जानकारी नहीं मिली थी, इसलिए उसे मुंबई आना ही पड़ा। पर आते ही उसके